जय हिंद दोस्तों। आप सभी का जीएस फोकस स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज से हम दोस्तों बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्नावली बन सकती हैं उसी मॉडल पे। ठीक है, तो देखिए अभी जो आपका एग्जाम हुआ था उसका जो ओरिएंटेशन था, एग्जाम पूछने का जो पैटर्न था, बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपके टेस्ट सीरीज मिलेंगे। तो आज फर्स्ट टेस्ट है और देखिए अगर आप किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो भी आज के सेशन से और डेली टेस्ट सीरीज से आपका हिंदी, जीके, जीएस प्लस आपका करंट अफेयर तैयार होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमसे और डेली आपको शाम को 8:30 बजे मिलेगा या फिर आप लोग के रिकमेंडेशन पे इसको हम मॉर्निंग में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे सबसे पहले टॉप 10 करेंट अफेयर। तो देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए ध्यान से। आत्मनिर्भर एआई उन्नति के लिए भारत कितने जीपीयू सुपर कंप्यूटर का निर्माण करेगा? तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। आपके सामने ऑप्शन है, देखिए इसमें ए है 1000, बी है 2000, सी है 5000, डी है 10,000। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, यानी कि 10,000 जीपीयू सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें, एआई का फुल फॉर्म और जीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। उम्मीद है कि एआई का फुल फॉर्म आपको पता होगा क्योंकि दिन प्रतिदिन सभी लोग एआई यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी जान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है एआई का फुल फॉर्म और जीपीयू का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करेंगे, क्या होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे पेन सही से चल नहीं रहा है। ठीक है, तो आप मैनेज कीजिएगा, क्या होता है ग्राफिक्स। ठीक है, उसके बाद होता है आपका प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग और उसके बाद क्या होता है दोस्तों यूनिट। ठीक है, तो आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। चलिए अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में देश के पहले एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली को किससे जोड़ता है? ठीक है, तो बताइए जल्दी से, जिन्होंने भी करंट अफेयर तैयार किया है जल्दी जल्दी बताइए। इसमें देखिए ऑप्शन ए है कोलकाता, बी है चेन्नई, सी है जयपुर, डी है भोपाल। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी प्रश्न बन सकता है दिल्ली को जयपुर से जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे का नाम क्या है? तो आप याद रखेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे। ठीक है, और बाकी तो क्वेश्चन आपने देख ही लिया। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में चित्रकूट घाट पर आध्यात्मिकता का अनुभव परियोजना की आधारशिला किसने रखी है? बताइए परियोजना का नाम क्या है? आध्यात्मिकता का अनुभव। ठीक है, तो ऑप्शन ए है जो वर्तमान हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, बी है वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सी है अमित शाह जो हमारे क्या हैं बताइए होम मिनिस्ट्री, और उसके बाद क्या है डॉक्टर डॉक्टर नहीं राजनाथ सिंह। ठीक है, तो इन चारों में से बताइए राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के जोराहट में अहोम जनरल लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया है। इस मूर्ति का नाम क्या है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मूर्ति है किनका? अहोम के एक जनरल है, नाम है लाचित बोरफुकन। ठीक है, उनकी जो हाइट है मूर्ति की 125 फुट की बनी हुई है। ठीक है, और किसकी बनी हुई है? कांस्य की। तो ये सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, तो आप याद रखेंगे। इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाचित की मूर्ति। ठीक है, उसका नाम है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में भी है लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किस वर्ष लागू हुआ? ए है वर्ष 2019 में, बी है वर्ष 2020 में, सी है वर्ष 2021 में, डी है वर्ष 2022 में। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्ष 2000 बताइए 20। ठीक है, तो याद रख के चलेंगे आप। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ब्लॉक का हिस्सा नहीं है? तो न्यूज में तो आपसे प्रश्न बन सकता है। ए है आइसलैंड, बी है स्विट्जरलैंड, सी है नॉर्वे, डी है लग्जमबर्ग। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लग्जमबर्ग। तो याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। मार्च 2024 में किसने पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो बताइए मार्च 2024 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ए है शहबाज शरीफ,
बी है अहमद अवध बिन मुबारक, सी है आसिफ अली जरदारी, डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आसिफ अली जरदारी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए किस भारतीय लेखक को इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपने देखा कितने पुरस्कारों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये आपको याद करके चलना है पुरस्कार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ घोष जी को, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए। हाल ही में 96 ऑस्कर अवार्ड ऐलान किया गया है, जिसमें किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म सहित कुल 7 अवार्ड अपने नाम किए हैं? ये भी, इसको भी आप 3 स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए है पुअर थिंग्स, बी है बारबी, सी है ओपेनहाइमर, डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ओपेनहाइमर। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए। हाल ही में डॉट 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 ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों बताइए किन्होंने किया है, कौन सी मंत्रालय ने करी है? ए है केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, बी है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सी है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, डी है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। आप क्या करेंगे, इन चारों मिनिस्टरों का जो मंत्रालय है आप बताएंगे ये किन किन मंत्रालय में है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो ए है कैस्पियन सागर, बी है अराल सागर, सी है सुपीरियर झील, डी है विक्टोरिया न्यांजा। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, देखना है कि किस पे विश्व की सबसे बड़ी, यहाँ ना तो खारे पानी की बात हो रही है ना तो मीठे पानी की बात हो रही है। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, कैस्पियन सागर। लेकिन ये क्या है दोस्तों, खारे पानी की झील है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बताइए। ए है विक्टोरिया, बी है सुपीरियर, सी है बैकाल, डी है मिशिगन। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुपीरियर। सुपीरियर झील 5 ग्रेट लेक्स का एक पार्ट है और ये सुपीरियर झील अगर देखें तो कनाडा और यूएसए के बीच में बाउंड्री बनाती है, कनाडा और यूएसए के बीच में बाउंड्री बनाती है। और सुपीरियर झील 5 जो बड़ी बड़ी झीलें हैं उनमें से एक है, ठीक है, तो याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो ए है टिटिकाका, बी है विक्टोरिया, सी है बैकाल, डी है मृत सागर। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, ठीक है। और इस झील को दोस्तों क्या बोलते हैं, पर्ल ऑफ साइबेरिया। क्या बोलते हैं, पर्ल ऑफ साइबेरिया, ठीक है, आप नोट डाउन कीजिएगा इस पॉइंट को। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको 4 स्टार कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है एग्जामों में, ठीक है। ए है कैस्पियन, बी है अरल, सी है वॉन, डी है मृत। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, विश्व की जो सर्वाधिक लवणीय झील है वो है वॉन झील। कहाँ पे अगर एग्जाम में पूछे तो तुर्की में, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। समुद्र तल से सर्वाधिक नीचे झील कौन सी है? तो ए है अरल, बी है कैस्पियन, सी है बैकाल, डी है मृत सागर। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मृत सागर। मृत सागर दोस्तों आपको जॉर्डन, ठीक है, जॉर्डन में मुख्यतः देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें मृत सागर का तो इसकी विशेषता क्या है, यह विश्व की दूसरी सर्वाधिक खारे पानी की झील है, ठीक है। पहले पे हमने वॉन को देखा, दूसरे पे मृत सागर आती है, ठीक है। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है, ठीक है दोस्तों, जब बड़ी शब्द जुड़े तो वो अपनी चिल्का हो जाएगी, ठीक है, वो अपने भारत की जो उड़ीसा में चिल्का झील है वो हो जाएगी। तो ये बातें आप याद रखेंगे। चलिए अब हम देखेंगे पॉलिटिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो दोस्तों प्रश्न पढ़िए ध्यान से। देखिए अगर आप नए हैं चैनल पे तो कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, सब्सक्राइब करके जुड़िए और डेली जुड़िए, ठीक है, क्योंकि यह सीरीज अब डेली आएगा। देखिए ए है भाग, देख लीजिए अपना अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है, कि किस भाग में है किस भाग में नहीं है पंचायती राज व्यवस्था।
अगर आपका पॉलिटी स्ट्रांग है तो आपको आंसर पता चल गया होगा। भाग 9 में, ठीक है, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था वर्णित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो ए है भाग 6, बी है भाग 7, सी है भाग 8, डी है भाग 9 ए। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 9 ए, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा? ए है तृतीय, बी है चतुर्थ, सी है द्वितीय, डी है नवम। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थ भाग में, ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे, अभी हम सारे भागों को जो महत्वपूर्ण है उनको एक साथ देख लेंगे। देखिए उसके बाद क्या है प्रश्न, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 स्टार कर लीजिएगा, ये यूपीएससी तक के एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 का क या तो भाग 4 का ए, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा कुछ और बात जानते हैं मूल कर्तव्यों से संबंधित। वर्तमान में दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। इसमें एक बार संशोधन हुआ है, जिसमें क्या जुड़ा है बताइए? राइट टू एजुकेशन, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन 2002 में अमेंडमेंट हुआ, ठीक है। और क्या जुड़ा? राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में जोड़ा गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन और अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य क्या मूल संविधान में थे, तो नहीं थे दोस्तों, इनको 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में इनको जोड़ा गया था, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अब देखिए जोड़ने के लिए किसी ने रिकमेंड किया होगा, तो एक कमेटी गठित हुई थी, उसका नाम क्या था दोस्तों? उसका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। क्या नाम था? स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। इतना बात आप याद रख के चलिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए। अब देखिए यहाँ पे आपको मिलाना है, तो आपने जो अभी थोड़ा सा नॉलेज इकट्ठा किया है उसी के आधार पे ये क्वेश्चन बनेगा आपसे। तो देखिए ध्यान से कैसे होगा, कितना टाइम हुआ, ओके। तो प्रश्न नंबर 20 को ध्यान से देखिए। ए क्या है? भारतीय संविधान, भाग, उसके बाद भारतीय संविधान फिर भाग है, भारतीय संविधान फिर भाग है। अब देख लीजिए इनको, इन भागों में, ठीक है, कौन कौन से प्रावधान है इनको मिलाना है। देखिए भाग 9 में अभी हमने देखा था, क्या था दोस्तों बताइए? अगर हम ए का देखें तो किसके साथ मिलेगा? पंचायत के साथ, यानी ए का 3, ठीक है, अभी तो हमने देखा था एक क्वेश्चन में, है ना। उसके बाद भारतीय संविधान का भाग 8 किससे रिलेटेड प्रावधान करता है दोस्तों? बताइए, जल्दी से बताइए। अगर हम प्रश्न नंबर 20 को देखें ध्यान से, तो सभी को मिला के एक बार बताइए आप। इसमें देखिए अगर भारतीय संविधान का भाग 8 की बात करें तो इसमें संघीय क्षेत्र से रिलेटेड चर्चा है, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा। भारतीय संविधान का भाग 4A की बात करें तो अभी आपने देख लिया, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। उसके बाद क्या है? भारतीय संविधान का भाग, यहाँ पे ए होना चाहिए, ठीक है, तो ए नहीं है, ए मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब एग्जैक्टली ये आपसे बन जाएगा क्वेश्चन, है ना। वही मैं सोच रहा था, भाग 9 यहाँ पे भी है, भाग 9 यहाँ पे भी है, तो गलत हो सकता है। तो अभी ये क्वेश्चन करेक्ट हुआ है, तो इसका राइट आंसर अब तो आपको मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले तो घबराना नहीं है। अब देखेंगे हम हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है? तो चारों ऑप्शन पढ़िए ध्यान से, उसके बाद जवाब दीजिए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? इसको 4 स्टार कर लीजिएगा, सारे एग्जामों में घोड़े के पीछे पड़े रहते हैं सर, ठीक है। ए है सुरकोतड़ा, बी है बड़ावली, सी है लोथल, डी है कालीबंगा। इसमें राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सुरकोतड़ा। कहाँ पे देखने को मिलता है? ये गुजरात में, ठीक है, तो याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखिए, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो बताइए। इसमें दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में, ठीक है। और कालीबंगा से ही क्या मिला है दोस्तों, कुछ आप यहाँ पे सुन लीजिए ध्यान से। कालीबंगा का नाम काले रंग की चूड़ियों के नाम पे पड़ा है, ठीक है, काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शल्य चिकित्सा का साक्ष्य मिला है। कौन सा चिकित्सा दोस्तों? शल्य चिकित्सा, क्योंकि एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद किए गए थे, तो उसका अनुमान है कि शल्य चिकित्सा यहाँ पे चल रही थी। उसके बाद इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? कालीबंगन सरस्वती नदी के किनारे स्थित थी।
उसके बाद अगर आपसे कालीबंगन से प्रश्न बने कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो दोस्तों कालीबंगन से, ठीक है। सरसों, उसके बाद चना, इनका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगन से, ठीक है। बाकी अन्य महत्वपूर्ण बात हम करते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। प्रश्न नंबर 24 का क्या होगा राइट आंसर? इसमें देखिए हड़प्पा सभ्यता दोस्तों कांस्य युगीन थी। याद रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में कांस्य का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिए थे सब, ठीक है। चलिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में अन्य बातें भी जान लीजिए। जैसे हड़प्पा सभ्यता ये सिंधु घाटी सभ्यता का नाम है, ठीक है। इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहला स्थल 1921 में दयाराम साहनी ने यही खोजा था, ठीक है। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज करी थी, ठीक है। वर्तमान में हड़प्पा कहाँ पे दोस्तों? पाकिस्तान प्रांत में, ठीक है, पाकिस्तान देश में, ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25 देखिए ध्यान से। हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस प्रकार के निवासी थे? ए है ग्रामीण, बी है शहरी, सी है यायावर, डी है जनजातीय। तो दोस्तों आपको पता ही है ये पूर्णतः शहरी सभ्यता थी, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखिए। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो बताइए। इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाता है आपका, देखिए ये थोड़ा सा घुमा के प्रश्न है तो इसको 4 स्टार लगाइएगा, बड़े एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये राइट आंसर इसका लोथल है, ठीक है। और पैमानों का मतलब जैसे मेजरमेंट स्केल, ठीक है, तो लोथल में दोस्तों हाथी दांत पे ना स्केल बनाई गई थी, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखिए। अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉप 5 क्वेश्चन देखेंगे हम। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं? ए है खरपतवार और सूक्ष्मजीव, बी है जैविक और अजैविक, सी है पौधे और प्रकाश, डी है पौधे और जीव। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 27 का अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जैविक और अजैविक। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखिए। निम्न में से कौन परितंत्र का अजीवीय घटक है? ठीक है, एक होता है ना अबायोटिक कंपोनेंट, तो अजीवीय घटक बताइए इसमें से कौन सा है? इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जल। बाकी जीवाणु में, क्लारेला में, मानव में जीव होता है यानी कि आत्मा होता है, जल में क्या होता है? आत्मा नहीं होता है, इसलिए ये अजीवीय घटक है। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखिए ध्यान से। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है, ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है बताइए जल्दी से। ए है उत्पादक, बी है शाकाहारी, सी है मांसाहारी, डी है अपघटक। तो दोस्तों इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आंसर राइट होगा, ठीक है। जो कोई भी फूड चेन हो, ठीक है, फूड चेन तो आप लोगों ने इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो शाकाहारी होता है, ठीक है। और उस श्रेणी का जो फर्स्ट लेवल होता है वो उत्पादक से स्टार्ट होता है यानी कि पौधों से। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखिए ध्यान से, ठीक है। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या होता है? तो कोई भी अगर परितंत्र है, इकोसिस्टम है, तो उसका जो मुख्य ऊर्जा का स्रोत होता है दोस्तों वो सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है। और जो पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा के रूप में लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद मिनरल्स लेते हैं जमीन से, ठीक है, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण होता है और क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अब देखेंगे हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उम्मीद है कि अभी तक आप काफ़ी सहज होंगे सभी क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है, क्योंकि आज का पहला टेस्ट है इसलिए मैंने लाइट क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, कि आपको ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो। देखिए वर्णमाला क्या कहते हैं जल्दी से बताइए, चारों ऑप्शन पढ़िए ध्यान से। इसमें दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। चलिए प्रश्न नंबर 32 देखिए। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? सारे ऑप्शन पढ़िए, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नासिक के व्यंजन क्या होता है दोस्तों? जैसे यहाँ आप बोलते हैं तो जब आप गले से आवाज निकालते हैं तो थोड़ा सा हवा को संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है, और आवाज नोच के थ्रू आती है, तो ऐसे व्यंजन को नासिक के व्यंजन कहते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखिए। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से है? तो चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए ध्यान से फिर बताइए। इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, अंक और अह, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 34 देखिए। क, ग, ज, फ ध्वनियां किसकी हैं बताइए। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अरबी फारसी की, ठीक है। देखिए वीडियो को आप रोक के ना क्वेश्चन सेशन अटेंड कीजिए। प्रश्न नंबर 35 देखिए। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ठीक है,
तो बताइए। तो दोस्तों छह ध्वनि जो है वो एक संयुक्त वर्ड है, ठीक है। अब आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि जो छ होता है ये किन किन वर्डों से मिलके बनता है, ठीक है। जल्दी से बताइए, मैं आपको एक लेटर बता देता हूं। क प्लस, अब प्लस वाला ऑप्शन बताइए किससे किससे मिलके ये बनता है। चलिए प्रश्न नंबर 36 देखिए। खर का पर्यायवाची शब्द है, ए है रावण, बी है कुंठित, सी है गधा, डी है मूर्ख। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है गधा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो खर का पर्यायवाची क्या होता है, गधा। और खरोष्टी लिपि पाकिस्तान साइड में प्रयोग होती है, ठीक है। और एक चीज और याद रखेंगे, अगर कोई आपको वासिकी नंदन कहता है, ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा वो आपको गधा कह रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 37। अनंत का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों चारों ऑप्शन पढ़िए ध्यान से, उसके बाद बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट है, निश्चित, ठीक है। अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या है, निश्चित। चलिए प्रश्न नंबर 38 देखिए। अरविंद का पर्यायवाची शब्द है, तो बताइए अरविंद किसको कहते हैं। दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कमल, ठीक है। पंकज, जलद, ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 39 देखिए। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, ए है शार्दुल, बी है आही, सी है हरिण हिरण, डी है कुरंग, ठीक है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए शार्दुल, ठीक है। शार्दुल ठाकुर एक क्रिकेटर है, आपको पता होगा। प्रसून का पर्यायवाची शब्द है, बताइए प्रसून का पर्यायवाची शब्द क्या है। ए है वृक्ष, बी है पुष्प, सी है चंद्रमा, डी है अग्नि। उम्मीद है इसका तो पता ही होगा, प्रसून जोशी है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुष्प। चलिए अब हमने देख लिया हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चन देख लिए, करेंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। 20 क्वेश्चन हमने जीएस जीके के देख लिए। अब देखेंगे हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद 5 क्वेश्चन देखेंगे हम विविध से, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये संपन्न होगा सेशन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इकोनॉमिक्स का, निम्न में से कौन आर्थिक विकास का सहगामी है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मुद्रास्फीति, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 42। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, बताइए क्या है। ए है कृषि क्षेत्र, बी है सेवा क्षेत्र, सी है उद्योग क्षेत्र, डी है व्यापार क्षेत्र। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है, बताइए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 43 देखिए। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता है या घटता है, क्या होता है बताइए। देखिए दोस्तों जो आपका तृतीय क्षेत्र है, ठीक है, वो सेवा क्षेत्र ही है, ठीक है। अभी जो हमने देखा था सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र ही है। सेवा क्षेत्र मतलब क्या हो गया, जैसे आप ट्रांसपोर्टेशन देख लें, ठीक है, यातायात देख लें, और उसके बाद आप जो मोबाइल चलाते हैं, ठीक है, कंप्यूटर चलाते हैं, इससे जो भी सेवा, बैंकिंग सेवा, ये सारी चीजें क्या है, सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र में आती है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों आपका आता है कृषि। द्वितीय क्षेत्र में जो भी, जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, जहाँ पे विनिर्माण से रिलेटेड कार्य है, वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र में आपका व्हाइट कॉलर जॉब आता है, जैसे आप सिर्फ सेवा दें, जैसे गाड़ी में बिठा के किसी को लेके जाते हैं तो सेवा देते हैं, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर बात करें, अगर वो अर्थव्यवस्था विकसित होती है, ठीक है, तो उसमें सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 44 देखिए। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 मई 1951, ठीक है, 2 मई 1951 को हुई थी, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 45 देखिए। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, किसके द्वारा होती है, जल्दी से बताइए। इसमें जो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो अभी हमने देखा था सीएसओ, ठीक है। गठन कब हुआ, 2 मई 1951 को। तो सीएसओ ही करती है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ही भारत की राष्ट्रीय आय का गणना होता है। चलिए प्रश्न नंबर 46 देखिए। अब देखेंगे हम कुछ स्पोर्ट के क्वेश्चंस, ठीक है। तो खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए। देखिए अगर हम बात करें कि एक्टिव मेंबर कितने होते हैं, ठीक है, खेलने वाले तो 9 होते हैं, लेकिन जैसे क्रिकेट में 12 प्लेयर चूज किए जाते हैं, तो इसमें भी 12 प्लेयर चूज किए जाते हैं। तो एक साथ 9 प्लेयर खेलते हैं और 12 चूज किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 47, ठीक है। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9 प्लेयर, ठीक है, प्रत्येक पक्ष में 9 प्लेयर होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 48 देखिए। 2 क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद आप वीडियो को लाइक करके आप जुड़ जाइएगा, है ना।
अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो राज्य नहीं है, वो संघ शासित प्रदेश है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख संघ शासित प्रदेश कब बना दोस्तों? तो 2019 में। ठीक है, 5 अगस्त 2019 को जो आर्टिकल 370 है उसको रिमूव करके क्या बना दिया गया, बताइए? जम्मू कश्मीर को राज्य की दर्जा से हटा के संघ शासित प्रदेश बना दिया गया और उसी से छाट के लद्दाख भी एक संघ शासित प्रदेश बना। चलिए, प्रश्न नंबर 49 देखिए क्या है। बड़ा ही सरप्राइजिंग क्वेश्चन है और आपके विविध में पूछा जा सकता है ना, स्टैटिक जीके में। प्रश्न नंबर 49 है, किस प्रकार का डायनासोर था? कौन सा? टीटानोसॉर। ठीक है, तो टीटानोसॉर किस प्रकार का डायनासोर था दोस्तों? अगर ये सरप्राइजिंग क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने तो याद रखिएगा वो एक प्रकार का हर्बीवोर था, यानी कि वो घास खाता था। क्या खाता था दोस्तों? घास खाता था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 50 देखिए। ऑपरेशन ग्रीन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों अरुण जेटली के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और ये घोषणा 2018 में की गई थी। और इस प्रकार से आपका आज का टेस्ट संपन्न होता है। ठीक है, और उम्मीद करूंगा कि आप बेहतर सीखेंगे अगर डेली जोड़ते हैं। तो आज तो अब मैंने क्वेश्चन इजी रखे थे। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा और कैसा रहा आप फीडबैक दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपके कितने सही हुए। ठीक है, और आज का सेशन यहीं पे संपन्न होता है और डेली मेहनत कीजिए और सफल होइए। चलिए, ख्याल रखिए।